आप देख रहे हैं आज तक हम इस समय ट्रेन नंबर 750 में हैं, जो कि लवीव से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर जाती है। लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं युद्ध यहां पर तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। वॉर जोन से लगातार आज तक आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आता है और कीव जाकर हम जो पूरा मुकाबला है उसके गढ़ से आपको और रिपोर्ट्स आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन सबके मन में यह सवाल उठता है कि अगर पूर्वी यूक्रेन में 2 शहर ऐसे हैं जहां पर कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम इसलिए कर दिया जाता है ताकि लोग वहां से बचकर निकल पाए, लेकिन दूसरी तरफ कीव, सुमी, चर्निहिव ऐसे शहरों में युद्ध तेज गति से और आगे बढ़ता रहता है। तो इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या सचमुच में जो ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यहां से निकलकर युद्ध की आंच अब बाकी के यूरोप को अपने चपेट में लेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। और हम आज आपको ये सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले 10वें दिन युद्ध में क्या क्या हुआ है वो आपको दिखाते हैं। युद्ध के 10वें दिन का हाल जानने से पहले देखिए 9वें दिन क्या हुआ। राजधानी कीव में 5 पत्रकार अपनी कार में जा रहे थे। अचानक गोलियां चलने लगी। चलती गोलियों के बीच रिपोर्टर कह रहे थे रुक जाओ। ब्रिटिश न्यूज चैनल के 5 पत्रकार अपनी पहचान बताने की कोशिश करते हैं। British journalists! 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 Journalista! Can anyone? You all right, Steve? Journalista! Is everyone okay? You okay, Dom? Journalists! लेकिन गोलियां दूसरी तरफ से चलना नहीं रुकती। Andre! Oh! Hey! No! Stop! Stop! Journalist! ऐसे ही खतरों के बीच में आज तक संवाददाताओं की टीम लगातार आप तक युद्ध के मैदान से हर खबर ला रही है। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो आपको लवीव शहर में ही दिखेगा। ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है एंड यू कैन हियर मोर ब्लास्ट दैट आर टेकिंग प्लेस। इस पूरे वॉर जोन के बीच असली संघर्ष यूक्रेन से यूरोप आने तक का था। जहां सुबह से पहले बड़े धमाके और बारूद की ऊंची रोशनी यूक्रेन के अलग अलग शहर में दिखती है। ये तस्वीरें चर्निहिव की। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में सुबह फाइटर विमान रूस के धमाके करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध के 10वें दिन राजधानी कीव से ही जुड़े इरपिन का वीडियो है। लेकिन एयर स्ट्राइक करते ऐसे ही रूस के फाइटर्स को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ढेर करने में भी जुटा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की, जिसमें चर्निहिव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। सबसे ज्यादा बम अभी राजधानी कीव की जमीन पर ही गिर रहे हैं। इसके बाद चारों तरफ तबाही की तस्वीरें दिखती हैं। इसी त्रासदी से लोगों को बचाने के लिए कीव के आसमान में अलर्ट का सायरन गूंजता है, जहां मौजूद होते हैं आज तक संवाददाता राजेश पवार। जो रडार्स लगे हुए हैं, एयर डिफेंस रडार्स हैं या दूसरे जो रडार्स लगे हुए हैं एयर मूवमेंट को देखने के लिए, उन्होंने कोई मूवमेंट
उन्होंने कोई मूवमेंट देखी हवा में, चाहे वो जहाज हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, और जब वो ये मूवमेंट रडार कैच करता है शहर से कुछ किलोमीटर दूर, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर, तो ये नागरिकों को चेतावनी देता है कि आप बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं या कहीं शरण ले लें, जहां अगर एयर स्ट्राइक होती है आप सुरक्षित रह सके। इन एयर साइंस का मतलब ये है। ऐसे ही सायरन बजने की वजह बनते हैं रूस के एयर स्ट्राइकर, जिन्हें अब तक 200 से ज्यादा की तादाद में यूक्रेन की तरफ से ढेर किया गया। ये तस्वीरें चेर्निहिव की हैं, जहां यूक्रेन के एयर डिफेंस स्पेशल फोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को आग के गोले में बदल दिया। अब सवाल है कि 9वें दिन जो 34 किलोमीटर लंबा काफिला कीव पर कब्जा करने निकला था, क्या वो कीव पर कब्जा कर लेगा? क्या कीव पर कब्जे के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्से में मौजूद लवीव तक रूस की सेना अपने शिकंजे में पूरे इलाके को लेने के लिए आगे बढ़ेगी? लवीव से आपको सीधे संवाददाता श्वेता सिंह इस विषय में बताती हैं। देखिए, अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है वहां की मुख्य शहर हो जाता है खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खार्किव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए, ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की? लवीव अभी शांत है, लेकिन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मेलिटोपोल में रूसी सेना के सामने सीना तान कर आगे बढ़ते यूक्रेन के नागरिकों को देखिए, जिन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस के जवान गोली चला देते हैं। युद्ध के 10वें दिन मारियुपोल में स्थिति गंभीर बनी है। ऐसा क्यों है? पहले आपको संवाददाता गौरव सावंत ये बताते हैं, जो युद्ध क्षेत्र से ही लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मारियोपोल पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास के इलाके का एक बड़ा केंद्र है, और मारियोपोल से खबर यह आ रही है कि वहां के महापौर ने, वहां के मेयर ने एक अर्जेंट अपील की है, न केवल अपनी सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समूह से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, कि वहां पर सीज फायर कराए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लगभग 1.5 दिन से मारियोपोल की सड़कों पर लड़ाई चल रही है, वहां पर टैंकों की लड़ाई हो रही है शहर के अंदर इस समय, और लोग बंकरों में पिछले 1.5 दिन से छिपे हैं। मारियुपोल में कुछ घंटे का सीज फायर इसीलिए किया गया ताकि लोग बाहर निकल सके, लेकिन दावा इसके बाद फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। यही हाल इरपिन का भी बना हुआ है, जो राजधानी कीव का हिस्सा है, जहां रूस की मिसाइल सीधे रिहायशी इमारतों पर गिरकर उन्हें धूल में बदल दे रही है। इस तरह पिछले 10 दिन की तस्वीर देखें तो एक भी दिन ऐसा नहीं जब युद्ध क्षेत्र में रत्ती भर भी शांति नजर आई। लगातार लड़ाई तेज हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। यूक्रेन ढहेगा तो क्या यूरोप भी नहीं बचेगा? ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति का है। क्या ये सच्चाई है कि यूक्रेन में होती है लड़ाई यूरोप तक जा सकती है? यूक्रेन में लवीव से संवाददाता श्वेता सिंह, गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। चाहे आम जिंदगी हो या फिर दो देशों के बीच लड़ी जा रही जंग, एक बात तो साफ साफ निकल कर आती है, वो ये कि जंग किसी और के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, और ये यूक्रेन को अब साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि शुरुआत में उसे लगा कि शायद अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, शायद नेटो देश मदद के लिए आएंगे, शायद रूस के खिलाफ पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए हैं और ये लड़ाई जारी है। कीव की ये तस्वीरें दुनिया को याद दिला रही हैं कि क्यों जंग को आखिर तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हर ध्वस्त इमारत, अपार्टमेंट से निकलता ये धुआं, बमबारी के बाद जलते ये घर कीव के बिखरने की कहानी बयां करते हैं। सवाल है कि क्या इसी बर्बादी के डर से
नाटो ने जंग में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? क्या एटमी युद्ध के डर ने नाटो को यूक्रेन से दूर रखा हुआ है? यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका और नाटो ने अगर हिम्मत दिखाई होती तो वो रूस का एक दो नहीं बल्कि उसके आसमान में उड़ने वाले हर लड़ाकू विमान को ढेर कर देता। लेकिन अफसोस नाटो ने उसे दगा दे दिया। नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्होंने शुक्रवार को हुए नाटो सम्मेलन को कमजोर और कंफ्यूज करार दे दिया। नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के हुए हैं। एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन न लागू करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वो यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बम बरसाए। Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж... दरअसल नाटो महासचिव ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। इसलिए नाटो सदस्य देशों ने फैसला किया है कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान नहीं उड़ेंगे। One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war. In Europe, President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve that. लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो और अमेरिका की इस दलील से सहमत नहीं है और मानते हैं कि ये रूस से ज्यादा शक्तिशाली नाटो की कमजोरी का प्रतीक है। दरअसल जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी अनधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर ये इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कॉमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाया था। 1993 से 95 के बीच बोस्निया में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। इसी आधार पर जेलेंस्की यूक्रेन में भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस के साथ उसका सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वो पूरे यूरोप तक फैल सकता है, क्योंकि नो फ्लाई जोन घोषित करने का सीधा मतलब ये भी होगा कि नाटो पायलट रूसी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकेंगे। बात यहीं तक नहीं है, नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो को रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा, उससे तनाव और बढ़ जाएगा। लेकिन जेलेंस्की अड़े हुए हैं और नाटो देशों पर दबाव बनाने के लिए सीधे यूरोप की जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश में उन्होंने रूस के हमले का विरोध करने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और यूरोपीय देशों पर तंज कसा कि अगर यूक्रेन नहीं रहा तो यूरोप भी नहीं रहेगा। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити
безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але तो जिस नाटो में शामिल होने के लिए जेलेंस्की ने पुतिन को नाराज किया, उस संगठन के साथ उनके मतभेद रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रूस ने एक नया एंगल दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस और नाटो में लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की बातों को यूरोपीय देश कितनी अहमियत देते हैं, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पुतिन की एटमी युद्ध की धमकी के बाद से यूक्रेन के आसपास के यूरोपीय देश डरे हुए हैं। मध्य यूरोपीय देशों में तो एक अलग तरह की बेचैनी है। रूस के परमाणु अलर्ट आने की खबर के बाद से मध्य यूरोपीय देशों में आयोडीन की खपत बढ़ गई है। बुल्गारिया में पिछले कुछ दिनों में ही साल भर की आयोडीन बिक गई। लोगों का मानना है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो आयोडीन उन्हें रेडिएशन से बचा लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पोलैंड से लेकर बुल्गारिया तक के लोग इस समय पासपोर्ट दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों के फ्यूल टैंक को फुल कराकर अतिरिक्त ईंधन साथ में रख रहे हैं, ताकि किसी भी समय अगर देश छोड़ने की नौबत आए तो वो वहाँ से भाग सके। यानी पुतिन के तेवरों से यूरोप डरा हुआ है। नाटो ने यूक्रेन की एक हद से आगे मदद करने से इनकार कर दिया है, जिसने यूक्रेन की तकदीर को पुतिन के हवाले कर दिया है। एक सोच ये भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग है उसमें अमेरिका का किरदार क्या है। क्या ये अमेरिका का किया धरा है? क्या ये हथियारों की नुमाइश के लिए छेड़ा गया युद्ध है? ऐसी बहुत सारी थ्योरीज सामने आती हैं। वरना ये सोचिए कि मुद्दा क्या था। मुद्दा ये था कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, वरना रूस आगे लड़ाई लड़ सकता है। आज की स्थिति देखिए, आवेदन हो चुका है यूक्रेन की तरफ से, पर क्या वो नेटो का हिस्सा बना या कोई मंशा, कोई गुंजाइश ऐसी नजर आती है? नहीं। Es war ein verhängnisvoller Fehler, die Ukraine mit den unerfüllbaren Versprechen einer Mitgliedschaft in NATO und EU in eine aussichtslose Konfrontation und eine gefährliche Zerreißprobe zu locken. दुनिया भर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि यूक्रेन की तबाही रुक सकती थी। तबाह हुए लाखों लोग बेघर होने से बचाए जा सकते थे अगर अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को गुमराह नहीं किया होता। जर्मनी की इस महिला नेता की तरह दुनिया भर के बुद्धिजीवी यूक्रेन को नाटो से करीबी को लेकर आगाह कर रहे थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन और नाटो के प्रेम में पड़े जेलेंस्की ने किसी की नहीं सुनी और उन्हें पुतिन का गुस्सा सहना पड़ा। Liegt seit fast 2 Jahrzehnten klar auf dem Tisch. Unzählige Gelegenheiten wurden seither versäumt, einen Status gesicherter Neutralität für die Ukraine auszuhandeln, der den Sicherheitsinteressen aller Rechnung getragen und der Ukraine ermöglicht hätte, vom Zankapfel zu einer Brücke zwischen Ost und West zu werden. Stattdessen haben die Hardliner gefangen in einer... पिछले साल पुतिन ने अमेरिका को दो टूक धमकी देते हुए कहा था, यूक्रेन रेड लाइन है और अगर नाटो ने इसे किसी भी सूरत में पार किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर भी अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को उकसाया और नाटो का हिस्सा बनाने के बड़े बड़े सपने दिखाए, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि नाटो में यूक्रेन के जाने तक की चर्चा पुतिन को भड़का देगी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस चिंगारी को शोला बनने दिया। जंग शुरू होने के बाद बाइडेन और नाटो न तो रूस को यूक्रेन पर भरोसा दे रहे हैं और न ही वो यूक्रेन को अपनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि एक तरफ यूक्रेन पुतिन के गुस्से की आग में जल रहा है, तो वहीं अमेरिका और नाटो देश दूर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर नाटो देशों को यूक्रेन से इतना ही प्यार था, अगर वो अपने ग्रुप में रूस के सबसे बड़े पड़ोसी को अपने साथ लेना चाहते थे, तो उन्होंने रूस के खिलाफ उसे अकेला मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना था, तो इसे लेकर बाइडेन ने पुतिन को भरोसा क्यों नहीं दिया? Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. तो जिस अमेरिका के राष्ट्रपति का वादा इस जंग को रोक सकता था, वो रूस पर प्रतिबंध लगाकर दूर से यूक्रेन को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। ये बात अब यूक्रेन के लोगों को भी समझ आने लगी है। यूक्रेन के एक पत्रकार ने तो इसे लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से सवाल पूछकर उन्हें निशब्द कर दिया। Because you are afraid
because NATO is not willing to defend, because NATO is afraid of World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. सवाल यह है कि जो पश्चिमी देश रूस के खिलाफ अकेले लड़ रहे यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की बैठक में खड़े होकर सम्मान देते हैं, वो अमेरिका और उसके दोस्त यूक्रेन को लेकर निंदा और आलोचना से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? नाटो चीफ रूस के हमले पर कहते हैं, यूक्रेन में जो हो रहा है वो भयानक है, ये दर्दनाक है। हम जो मानव पीड़ा और जिस स्तर पर तबाही देख रहे हैं वो हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में नहीं देखी। तो जिस नाटो का जन्म रूस के खिलाफ हुआ है वो यूरोप में रूस की दादागिरी पर चुप्पी साधे बैठा है, उस देश को बर्बाद होते देख रहा है जिसे वो रूस की निर्णायक घेराबंदी के लिए इस्तेमाल तो करना चाहता है लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ये सच अब यूक्रेन को भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जो लोग मारे जाएंगे वो आपकी वजह से मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी की वजह से मारे जाएंगे, आपकी फूट की वजह से मारे जाएंगे। यूक्रेन जहां अकेला रूस से लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं नाटो देशों ने उसकी चिंता छोड़कर अपने सदस्य देशों को बचाने में जी जान से जुट गए हैं। रूस से लगे एस्टोनिया में नाटो के 6000 सैनिक तैनात हैं। यहाँ पर टैंक और फाइटर जेट की भी तैनाती की गई है। लिथुआनिया में 6900 सैनिक हैं। यहाँ फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। लातविया में 1200 सैनिक तैनात हैं। पोलैंड में 6900 सैनिक तो है ही, टाइफून फाइटर जेट भी आसमान की निगरानी कर रहे हैं। स्लोवाकिया में 1500 सैनिक तैनात है। रोमानिया में 900 सैनिकों के साथ टाइफून फाइटर जेट भी तैनात है। भूमध्य सागर में नेवी के जहाजों की तैनाती की गई है। अमेरिका और नाटो देशों की तैयारी रूस को दिखाने के लिए है कि वो यूक्रेन से आगे न बढ़े, क्योंकि अब नाटो को डर ये है कि यूक्रेन को लहूलुहान करने के बाद पुतिन ये लड़ाई यूक्रेन के कई पड़ोसी देशों और बाल्टिक सागर के देशों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि नाटो वादा खिलाफी करते हुए लगातार रूस को घेरने के लिए यूरोप में नाटो का विस्तार कर रहा है। यूक्रेन में पुतिन की कामयाबी उनका हौसला बढ़ाएगी और इस बात को पुख्ता करेगी कि यूक्रेन को रूस से दूर करने की नाटो और अमेरिका की कोशिश आने वाले दिनों में उन्हें ही भारी पड़ सकती है। इस युद्ध में कुछ देशों की भूमिका देखिए। एक तरफ अमेरिका है जिसने 5 महीने पहले ही ज़ेलेंस्की को यह भरोसा दिया था कि उसकी संप्रभुता के लिए वो उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड है जो बात बात पर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की धमकी देता है। लेकिन आज की तारीख में भी रूस के कच्चे तेल या गैस के आयात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, न तो बोरिस जॉनसन द्वारा और न ही जो बाइडेन द्वारा। तो क्या यूक्रेन को लड़ाकर कोई डबल गेम भी खेला जा रहा है? And I would also advise them not to escalate the situation, not to introduce any restrictions. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що We will do what more we can. रूस से अमेरिका तक, यूक्रेन से नाटो देश तक युद्ध को लेकर अपनी अपनी दलीलों के बीच लड़ाई का दंश झेलती राजधानी कीव की ये तस्वीरें, जहां चारों तरफ या तो बर्बाद हो चुकी इमारतें हैं या वो काला धुआं जो बारूदी धमाकों के बाद फैलता है। इसी काले धुएं के बीच का अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नाटो देशों की नीयत में भी कुछ काला छिपा है। इस सवाल को समझने के लिए सीधे ये जानकारी है
यूरोप और अमेरिका एक तरफ यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और आर्थिक मदद भेजते हैं, दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका ने अब तक रूसी गैस और कच्चे तेल के निर्यात पर पाबंदी नहीं लगाई। तो क्या यह अमेरिका और यूरोप का दोहरा बर्ताव नहीं? दूसरी जानकारी ये कि जो नाटो यूक्रेन की तरफ से उनके देश में नो फ्लाई जोन बनाने की मांग नहीं सुनता, उसी नाटो संगठन में शामिल यूरोप के सभी देश अब भी यूक्रेन के जरिए ही रूसी गैस की सप्लाई ले रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं बताने वाले अमेरिका और यूरोप के देश आर्थिक प्रतिबंध का क्या दिखावा करते हैं और रूस से गैस के निर्यात पर अपने लिए यूरोप में सब कुछ जारी रखते हैं। यही कारण है कि तमाम आर्थिक बंदिशों के बावजूद पुतिन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। रूस की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती है। क्या इसीलिए युद्ध के पहले दिन ही पुतिन ने सबको उनकी लड़ाई से दूर रहने की चेतावनी दी? A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. नतीजा ये है कि यूक्रेन का खेरसन, जहां रूस की सेना अपने कब्जे का दावा करती है, यहाँ यूक्रेन के नागरिक सेना के जवानों के सामने आगे आते हैं। रूसी सेना के काफिले के आगे लेट जाते हैं। यूक्रेन को इस हालत तक लाने के लिए क्या सिर्फ रूस जिम्मेदार है? जहां खेरसन में ही कब्जा करने पहुंची रशियन आर्मी का पेंसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम आग में जलकर खाक हो जाता है। ये तब हुआ जब यूक्रेन और रूस खेरसन में आमने सामने आए। 3 लाख जनसंख्या वाले शहर में रूस के सैनिकों ने कब्जा करने के बाद शहर की गलियों में घूमते हुए लोगों को बाहर निकलने से मना किया। सवाल है क्या यूक्रेन को अपने मुताबिक चलाने के लिए आगे बढ़ते रूस की फौज के लिए सिर्फ पुतिन को जिम्मेदार कहेंगे, या फिर इसके लिए अमेरिका और रूस की आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी जिम्मेदार है? इसे समझने के लिए सुनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. इस युद्ध में एक तरफ यूक्रेन है जो कहता है कि रूस इतिहास खत्म कर रहा है, एक तरफ अमेरिका है जो कहता है कि रूस साजिश रचकर युद्ध छेड़ चुका है, और तीसरा खुद रूस है जो कहता है जिसके नजरियों को समझने के लिए पुतिन को सुनिए। Это рядом с границами Соединенных Штатов. Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. अब कुछ बातें नोट करिए। दूसरे विश्व युद्ध के 17 साल बाद की बात है। 1962 में लगा था कि अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आकर विश्व युद्ध शुरू कर देंगे। वजह यह थी कि अमेरिकी जासूसी विमान को पता चला कि क्यूबा में तत्कालीन सोवियत संघ यानी अभी के रूस ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। तब रूस ने क्यूबा में जहां न्यूक्लियर मिसाइल लगाई थी, वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। लंबी कोशिश के बाद रूस और अमेरिका के बीच शांति से समाधान निकला। 60 साल बाद रूस को वही खतरा अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन में लगता है जो 1962 में अमेरिका को क्यूबा में तैनात हुई सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल से लग रहा था। तो क्या अब रूस को लेकर अमेरिका दोहरा रवैया अपनाता है, जिसकी कीमत चुकाते हैं यूक्रेन के आम नागरिक जो अपना ही देश छोड़ने के लिए लाचार है, जहां अपनों का हाथ छूट रहा है? यूक्रेन में 10 दिन के भीतर 14 लाख से ज्यादा नागरिकों ने युद्ध के खौफ के बीच अपने देश को छोड़कर शरण की नई जगह खोजी है। यूक्रेन के भविष्य को इस खतरे में डालने के लिए क्या सिर्फ रूस को जिम्मेदार माना जाएगा, या वो पश्चिमी देश भी जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सोमालिया में अलग अलग खतरे बताकर आक्रमण किए, जैसे अब यूक्रेन में रूस कर रहा है? यूक्रेन में लवीव से संवाददाता श्वेता सिंह,
गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। मैं गीता को भी जोड़ती हूं इस चर्चा में अपने साथ। देखिए, एक छोटी सी जगह है जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर चर्चा हम कर लेते हैं। गीता, रशिया किस तरीके से यूक्रेन के लोगों को एलिनेट नहीं करना चाहा हमेशा? बिल्कुल श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रूस से, वो उससे काफी क्लियर है कि वो सिविलियन पॉपुलेशन को एलियनेट नहीं करना चाहता। चाहे वो इवैक्यूएशन की बात हो, हर बार जब जब अटैक होता है उससे पहले मॉस्को से स्टेटमेंट आता है कि इस जगह को या इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दे। नेटवर्क्स देखें, कम्युनिकेशन लाइन्स देखें, अभी भी बंद नहीं हुआ है। लोगों को एलियनेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, उनके पहले एड्रेसेस अगर आप सुने, वो सीधे यूक्रेन के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, ये कहते हुए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, आप नहीं। So that's a significant statement. जिस तरह से ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में फासला एक दिख जाता है, थोड़ा सा आपको लोगों की भी किसी भी देश, क्या हमारे अपने प्रदेशों में ही अगर हम देख लें तो एक इतने किलोमीटर का लंबा सफर अगर आप तय करेंगे तो बहुत बदलाव आपको दिख जाएगा। अब जिस तरीके से हम जिन इलाकों से आ रहे थे, पता नहीं मोहसिन अगर कैमरे से वो आपको दिखा पाए, पूरा पहाड़ी बर्फीला इलाका अब हम छूते हुए जा रहे हैं, तो जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो भी इलाकों की बदलती जाती है, लोगों का मिजाज बदलता जाता है। यहां पर आपको ज्यादा बर्फ और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखेंगे, लेकिन हम इसे छोड़ते हुए थोड़ा मध्य उत्तर की ओर बढ़ेंगे, कीव की ओर जब हम जाएंगे तो जो पूरी जंग छिड़ी हुई है वो उन इलाकों में छिड़ी है। और सीधे तौर पर पुतिन जब बात भी करते हैं तो वो इस बात को जरूर बार बार स्पष्ट करते हैं कि जेलेंस्की को लेकर, अगर वो न्यू नाजीज की बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की आम जनता का जिक्र वो कर देते हैं। ये सारी चीजों का जिक्र करते हुए वो कोशिश तो ये कर रहे थे कि यूक्रेन के आम लोग, उनके दिलों में पुतिन के लिए जगह रहे, लेकिन हो सका नहीं है। यूक्रेन में भले ही रूस तबाही मचा रहा हो, लेकिन यूक्रेन सरकार लगातार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है जिससे उसके देश को लेकर दुनिया में अच्छी छवि बने। इसी मकसद से वीडियो यूक्रेन के सोशल मीडिया अकाउंट से मिला है, जो मेलिटोपोल शहर का है। इस तस्वीर में रूस के सैनिक हवाई फायर कर रहे हैं, क्योंकि सामने यूक्रेन के लोग उनका रास्ता रोके हुए हैं। लेकिन रूसी सैनिक हवाई फायर करते हुए आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उनके कदम पीछे लौट रहे हैं। रूस भले ही यूक्रेन के हर बड़े शहर को जमींदोज करने में जुटा हो, लेकिन यूक्रेन की सरकार दावा कर रही है कि उसने रूस के 10,000 सैनिक मार दिए। यूक्रेन की तरफ से एक और बड़ा दावा यह किया गया है कि विदेशों से उसके 66,224 जवान वतन की रक्षा के लिए लौट आए हैं। अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें हजारों नौजवानों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये सारी कोशिश इसीलिए हो रही है ताकि पूरी दुनिया यूक्रेन की बहादुरी को सलाम करे और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अकेला छोड़ने वाले नाटो और अमेरिका पर दबाव बनाए। ये वीडियो खैरसन शहर का बताया जा रहा है, जिसमें रूस की सेना के काफिले को निहत्थे लोग रोके खड़े हुए हैं। इस काफिले को रोकने के लिए ये लोग गाड़ी के आगे लेट भी जाते हैं। ये देखिए, जब रूस का एक ट्रक इस सड़क से गुजरने की कोशिश करता है तो लोग उसे हाथों से रोकने लगते हैं। इस तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि रूस की सेना भी बहुत संयम से काम ले रही है, जिसे पता है कि आम लोगों से किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती उसकी छवि को धूमिल कर देगी। इसीलिए हर तस्वीर में रूस की सेना लोगों को समझाते हुए दिखती है, बल प्रयोग नहीं करती। सोशल मीडिया पर पश्चिमी देशों की कंपनियों का कब्जा है, जो रूस की मीडिया कंपनियों पर नकेल कस चुकी है। इसीलिए यूक्रेन सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रहा है। यूक्रेन में लवीव से संवाददाता श्वेता सिंह, गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। यूक्रेन रूस की ये जो जंग है, ये कितनी शक्ल बदल सकती है? क्या यूक्रेन की सीमाओं के आगे हम किसी तरह का एक्शन देख सकते हैं? क्योंकि एक सोच ये भी बनती है कि क्या पुतिन ये एक अखंड रूस की परिकल्पना के साथ जी रहे हैं? क्या यूएसएसआर के दौर की जो टीस है वो उनके दिल के भीतर है? आपको बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे जार कहा जाता है।
जार परमाणु बम के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इसके एक धमाके से 60 लाख लोग एक बार में ही मारे जा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह जापान में गिरे परमाणु बमों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि रूस के पास बेल्गोरोड परमाणु सबमरीन भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी को पैदा कर सकती है। उधर रूस के पास कई ऐसे हथियार भी हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं, जैसे कि रूस के पास जमीन से चलाई जाने वाली टोपोल एम मिसाइल। टोपोल एम एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास RSM-56 बुलावा मिसाइल है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर है और इसके जरिए भी परमाणु हमला किया जा सकता है। उधर रूस के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम किंजल मिसाइल भी है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। किंजल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी मदद से भी परमाणु हमला किया जा सकता है और इसकी रफ्तार का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसका नाम लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का वजन 4,400 किलोग्राम था। हिरोशिमा पर जब ये बम गिरा तो 80,000 से ज्यादा लोगों की कुछ ही पलों में मौत हो गई थी। परमाणु बम से इतनी तेज गर्मी निकली थी, 1 मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका राख हो गया था। हिरोशिमा में हुए हमले के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। अपने नाम की तरह यह बम लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर था। 4,700 किलोग्राम वजन वाले इस बम ने इतनी भीषण तबाही मचाई थी, करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक झटके में राख हो गए थे। आज के दौर की बात करें तो जो परमाणु बम हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा वजन वाले हैं। परमाणु बम कितनी तबाही मचाएंगे, ये बात 3 बातों पर निर्भर करती है। अब वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात, परमाणु हथियार का वजन जो है वो कितना है। दूसरी बात ये कि जमीन से कितने ऊपर यह विस्फोट हुआ है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्थानीय वातावरण वहां पर कैसा है। हम आपको बताते हैं, मान लीजिए परमाणु बम का वजन अगर 50 टन है और ये किसी इलाके में गिरता है तो उसके करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद 3 किलोमीटर के रेडियस में एक बड़ी तबाही। अगर आबादी घनी होती है तो एक झटके में यहां लाखों लोग राख हो जाएंगे। 5 किलोमीटर के रेडियस में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर तबाही होगी। 8 किलोमीटर के रेडियस में शॉक वेव का असर होगा। जानमाल का सबसे कम नुकसान इतनी दूर पर बसे लोगों को होगा। दुनिया का कोई भी परमाणु बम कई तरीके से तबाही लाता है। इसमें सिर्फ धमाके से निकली गर्मी से तबाही नहीं आती है, बल्कि 5 तरह से यह असर भी डालता है। कौन कौन से तरीके हैं हम बताते हैं। परमाणु बम में जब कोई विस्फोट होता है तो सबसे पहले तेज रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि मानो सूरज धरती पर आ गया है। यह परमाणु रिएक्शन की वजह से होता है। इससे तेज गर्मी और रोशनी निकलती है। इस धमाके से निकला आग का गोला इमारतों को, सामान को, यहां तक कि इंसान को भी सेकंड्स में जलाकर राख कर देता है। इसके बाद परमाणु बम धमाके की शॉक वेव तेजी से अपने दायरे को बढ़ाती है। इस रेंज में आने वाली सभी इमारतें, सभी चीजें पूर्णतः ध्वस्त हो जाती हैं। परमाणु बम अपने रेडिएशन के तौर पर तीसरी तबाही को लाता है। धमाके के तुरंत बाद रेडिएशन फैल जाता है। रेंज में आने वाले जमीन, इमारत, सामान या जो कुछ भी बचा हुआ सामान है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है और इससे भयानक नुकसान पहुंचता है। इस धमाके की लहर जब शांत हो जाती है और धुएं का मशरूम क्लाउड आसमान में छा जाता है तो करीब आधे से 1 घंटे के अंदर परमाणु बम की रेंज में आए क्षेत्र में आसमान से राख गिरती है। यह इंसानों और जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।